हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। और मेरा नाम अंकुश शर्मा। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना एस्पायरेंट्स, वो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी। सॉरी, पॉवर्टी तो हो गया, रोजगार ना। रोजगार या इसके कैसे बेरोजगारी। बेरोजगारी डिस्कस करेंगे। तो बेरोजगारी होती क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, हेडिंग डाल देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं पेरेंट्स? बेरोजगारी पढ़ते हैं। इसको समझते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलीवेंस है। इस सब को आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं बात करता हूं पॉवर्टी की, जब मैं बात करता हूं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी आपने देख लिया था कि एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जहां पर एक व्यक्ति जो उसकी डेली लाइफ की चीजें होती हैं उन चीजों को खरीदने में भी सक्षम नहीं होता या अक्षम होता है, उसको बोलते हैं गरीब, है ना। जैसे एसेंशियल नीड्स कौन सी थी, या जो फंडामेंटल नीड्स जो लिखा था मैंने, वहां पर लिखवाया था आपको रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान की हमने वहां पर बात किया था। अब बात करते हैं इस ये टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का। अच्छा चलो, बेरोजगारी का समझाने से पहले मैं आपको ये बताइए आप मेरे को कि रोजगार क्या होता है फिर। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? चलो आपको बेरोजगारी मैं बताऊंगा, फिर उसके पहले आपसे एक क्वेश्चन कि रोजगार क्या होता है ये आप मेरे को बताएं। रोजगार का मतलब होता है कि भाई कोई व्यक्ति जो कार्य करे उससे उसको मनी की प्राप्ति हो जाए, उससे उसकी धन की प्राप्ति हो, इसको क्या बोलते हैं? रोजगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेरेंट्स इसको? रोजगार बोलते हैं। बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी वह है कि जब कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो, जब कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो और उसे काम नहीं मिल रहा। जैसे मैं मानता हूं, मैं अभी एक काम कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, तो जो मैं ये काम कर रहा हूं इसके मेरे को पैसे मिल रहे हैं, तो ये रोजगार में कंसीडर होता है कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जहां से इनकम मिलती हो, जहां से आय आपको मिल जाती हो, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मैं काम करना चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास काम करने के लिए कोई चीज है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ रोजगार की। रोजगार क्या होता है? रोजगार क्या होता है? ये सारी चीजें सिंपल सिंपल हैं, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर यहाँ से आप क्लास कर लेते हैं तो भी ठीक है, बाकी जब क्लास आपको मिल ही रही है तो क्लास आप कर ही लें, तब क्लास आपको कर ही लें, ठीक है। तो अब बात कर देते हैं रोजगार की। रोजगार का मतलब क्या होता है? जिस कार्य से धन कमाया जाए। तो मैं इधर रख लेता हूं ना, जिस कार्य से धन कमाया जाए या ऐसा कार्य धन कमाया जाए या क्या मिलता हो? धन मिलता हो, उसको क्या बोलते हैं? रोजगार बोलते हैं। फिर बेरोजगारी क्या होता है? अगर बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो बेरोजगारी होता है कि भाई एक व्यक्ति काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिला, मतलब जॉब करना चाह रहा है लेकिन उसको जॉब मिल नहीं रही है, उस स्थिति को बोलते हैं बेरोजगारी। सरकार इसके डेटा पब्लिश करती रहती है। सरकार के डेटा आपने देखे होंगे कि बता दिया कि इस क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब वो वाला नहीं, है ना, 3 मंथ का नहीं, या ईयरली में भी देखते हैं कि इस साल जो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा गया है, इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना परसेंट या इतना परसेंट या इतना परसेंट रहा है, ये आपने देखा ही होगा।
तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेरोजगारी तक। बेरोजगारी की मैं डेफिनेशन यहां पर आपको लिखवा देता हूं कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी होती क्या है। बेरोजगारी क्या होती है उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले यहां पर लिखें कि एक ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति काम करना चाहे किंतु उसे रोजगार ना मिले। ए कंडीशन व्हेन ए मैन या व्हेन ए एम्प्लॉय या व्हेन ए मैन लिख सकते हैं, व्हेन ए मैन या व्हेन ए पर्सन want to work but work are not available, work are not available। मैं लिख देता हूं हिंदी में ना, एक ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति कार्य करना चाहता हो परंतु उससे रोजगार या उसे काम ना मिले, उसे रोजगार ना मिले। क्लियर है? मतलब एक व्यक्ति है जो काम करना चाहता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसको बोलते हैं बेरोजगारी। भारत में जो बेरोजगारी है, भारत में जो बेरोजगारी है उसकी कैलकुलेशन कौन करता है, ये कैलकुलेट कौन करता है, एक संस्थान है एनएसओ, एक संस्थान है एनएसओ, सॉरी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सॉरी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। ये क्या काम करता है, ये कैलकुलेट करता है बेरोजगारी को, कि भारत में कितनी बेरोजगारी है, इसको कैलकुलेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, इस संस्थान की है। जाने अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और वहां पर कुछ चीजें और एडिशनल आपको मैं बताता हूं। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के बेरोजगारी के प्रकार। अब तक आपने देखा होगा कि बेरोजगारी, आपने सोचा होगा कि भाई कोई व्यक्ति है जिसे रोजगार नहीं मिला है उसी को हम बेरोजगारी कह रहे हैं। सर ने इतना ही सिंपल सा बताया था, लेकिन अब थोड़ा सा इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले एक बेरोजगारी होता है साइक्लिकल, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, इसको क्या बोलते हैं पेरेंट्स, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी होती क्या है, ये मेनली देखने को मिलती है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, डेवलप इकोनॉमीज में देखने को मिलती है। जैसे यहां पर एक मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं, उस फ्लो चार्ट से आप समझेंगे। डिमांड, मांग, यहां पर क्या होगी, बहुत ज्यादा इस साइड में और दूसरी साइड में बहुत कम। दोनों को समझा, दोनों से समझाते हुए चलूंगा, दोनों को समझाते हुए चलूंगा। जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी, ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसे एक व्यक्ति है मैं दिन में 4 क्लास पढ़ा सकता हूं, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है तो इंस्टीट्यूट किसी दूसरे टीचर को भी रखेगा, है ना। जिसमें आपको इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़ाता हूं, तो अभी इकोनॉमी पॉलिटी के लिए हमारे पास 2 फैकल्टी है क्योंकि उतनी ही रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट मतलब ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, ज्यादा बैचेस बनेंगे, फिर हम 2 को और भी हायर कर सकते हैं, है ना। तो जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा,
एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब रोजगार बढ़ जाएगा तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये दूसरी कंडीशन है, इसकी साइड आते हैं। सीधा सॉल्ट है, यहाँ पे क्या है, डिमांड बहुत कम है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा। मान लीजिए हमारा एक ही बैच बन रहा है तो हम पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए एक ही टीचर रखेंगे। बोले दो दो टीचर्स का या तीन तीन फैकल्टी का क्या करें हम? दो ही मेंटर हमारे यहाँ बहुत है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्शन यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रोडक्शन जब कम हो जाएगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? कम होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं साइक्लिकल बेरोजगारी। इसी को क्या बोलते हैं पेरेंट्स? साइक्लिकल बेरोजगारी इसी को कहते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जो बेरोजगारी, वो होता है इनविजिबल या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और दूसरा हेडिंग लिखते हैं। दूसरा हेडिंग लिखते हैं इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनविजिबल बेरोजगारी होती क्या है, इसको समझते हैं। ये मेनली देखी जाती है जो रूरल एरियाज होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं और जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स कह सकते हैं, एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज। यहाँ पर मतलब होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का काम पर लगे होना। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक भूमि है 2 बीघा, या मान लेते 10 बीघा मान लेते हैं ना। कितनी है? 10 बीघा जमीन है और मेरे परिवार के 8 लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। 8 लोग यहाँ पर क्या है? इन्वॉल्व है। 8 लोग। अगर मैं यहां से 4 लोगों को हटा देता हूं तो भी जो मेरा प्रोडक्शन है, जो मेरी इनकम है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, की आवश्यकता से अधिक लोगों का किसी एक काम में लगा होना क्या कहलाता है? इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, तो लिखवा देता हूं इसको इतना। ठीक ना? ये मेनली इट इज मेनली शोन ऑन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मेनली कहां पर? जो प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज पर मतलब यहाँ पर क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या की ये बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आवश्यकता से अधिक। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता से अधिक इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हुए होते हैं। अगर उन लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाता है तो भी जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
है ना। और ये कहाँ देखने को मिलती है? प्राइमरी सेक्टर में, मेनली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज वाले सेक्टर में देखने को। अब बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि जो व्यक्ति है उसकी योग्यता के, उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिली हुई है। जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकले क्लर्क के लिए, किसके लिए? मान लेते हैं एलडीसी के, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पोस्ट निकली है, और पीएचडी वाला बंदा वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, जो उसके लिए बनी ही नहीं है, जो उसके लिए बनी नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि सर हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो बेरोजगारी, जो इस तरह की बेरोजगारी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जैसे किसी ने किया है बीटेक, मान लेते हैं किसी ने इंजीनियरिंग किया है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, बीई। अब वो क्या करता है? एक प्राइवेट स्कूल में साइंस पढ़ाता है, प्राइवेट स्कूल में साइंस पढ़ाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं, मान लीजिए मैंने एमएससी किया था केमिस्ट्री से, लेकिन मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, तो मेरे को वहां इंटरेस्ट आ गया। तो मेरे को तैयारी करना क्यों पड़ा? क्योंकि केमिस्ट्री में अगर देखा तो उस समय पर उतना ज्यादा मेरे को पैकअप या पैकेज या कह सकते इनकम जो भी था, मतलब जितना मैं डिजर्व करता था उतना मेरे को नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, यूपीएससी की तरफ जाते हैं, पावर भी है और प्रेस्टीज भी है और पैसा भी है ना, उधर गए। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी सिंपल सी लैंग्वेज में इसमें लिखवा देता हूं कि रोजगार और योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यता और रोजगार में असमानता, है ना। बाइलिंगुअल क्लास है तो इतना ज्यादा इंग्लिश या इतना ज्यादा हिंदी के पीछे नहीं पढ़ना, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। वहां पर आएगा कि एजुकेशनल क्वालिफि या सॉरी, जो शिक्षित बेरोजगारी है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका क्या मतलब, ये इसका तात्पर्य है। यह आ जाएगा जी, एजुकेशनल या एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू। तो रेफर्स में चार चीजें दे दी जाएंगी, उसमें से कोई एक आपको देखना कि योग्यता और रोजगार में जब असमानता होती है, समानता नहीं होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। सर ने बताया था कि किसी ने बीटेक किया है लेकिन वो क्या काम करता है? कोई दूसरा काम करता है। जैसे मतलब एक 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 व्यक्ति ने नर्सिंग की, सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्या की? नर्सिंग की। और वो स्कूल में क्या पढ़ाता है? मान लेते हैं स्कूल में टीच करता है कंप्यूटर टीचर के रूप। क्योंकि भाई अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग में उसको वहां पर गवर्नमेंट ने इतने एम्प्लॉयमेंट नहीं थे या हमारे सेक्टर में इतने एम्प्लॉयमेंट नहीं थे कि उसको वहां पर सेट किया जा सके। तो उसके पास कंप्यूटर की स्किल थी, तो वो उस स्किल के दम पर कहीं दूसरे कॉलेज में या कहीं किसी कॉलेज में किसी इंडस्ट्री में क्या करने लगा? जॉब करने लगा। मतलब नर्सिंग वाला व्यक्ति है, वो नर्सिंग में फेल हो गया, नहीं मिल पाया जॉब, तो उसके पास टेक्निकल थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उसने एक्सेल वगैरह ये सब चीज सीख ली, एक आध जो सॉफ्टवेयर बनाने का ये सब कर लिया कि सॉफ्टवेयर हैंडल कैसे करते हैं। और उसने जॉब पकड़ ली किसी इंस्टीट्यूट में, क्या करने के लिए? जो ऑनलाइन क्लासेस जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो लेकिन वो काम तो उसका नहीं है। इस प्रकार की बेरोजगारी जो होती है वो शिक्षित बेरोजगारी होती है। अब बात करते हैं चौथे प्रकार की बेरोजगारी की, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो इस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट ये भी मेनली कहाँ देखा जाता है, ये भी मेनली देखा जाता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहीं पर, एग्रीकल्चर सेक्टर, या सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ सेक्टर वाइज, तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है वहां पर इस प्रकार का देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये होता है कि एक व्यक्ति एक मौसम में तो रोजगार में रहता है, लेकिन एक मौसम में वो क्या हो जाता है, बेरोजगार होता है। जैसे मान लेते हैं गांव में उसके पास जमीन है और उसको क्या लगाना है, पैडी लगाना, धान लगाना है। उसको क्या करना है, पैडी लगाना है, धान लगाना है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, धान लगाया, धान लगाया जून जुलाई में। तो जून जुलाई में तो वो रोजगार, मतलब 5 लोग थे घर में, तो 5 लोगों ने धान लगाया। या मान लेते हैं गांव में मान लेते हैं कि एक मजदूर है, एक मजदूर है, खेती और मजदूर है। उसने क्या काम किया, धान लगाया, जाते थे दिहाड़ी मजदूरी पर और धान लगाकर आ जाते। जैसे हमारे यहाँ महिलाएं वगैरह जाती हैं धान लगाने के लिए, है ना। तो जब जून जुलाई का महीना चल रहा था तब तो वो रोजगार में थे, तब तो वो रोजगार में थे। अब तब तक बेरोजगार रहेंगे जब तक ये धान की फसल कटेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने लगा दिया, काम खत्म हो गया। अब 2 3 4 3 महीने लगेंगे इसको पकने में। 3 से 4 महीने के बाद जब ये धान की कटाई स्टार्ट होगी तब से वो व्यक्ति रोजगार में आएगा। इस प्रकार के जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिस प्रकार की बेरोजगारी होती है, उसी को एस्पायरेंट्स बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल बेरोजगारी। इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये कहां देखने को मिलती है, रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में भी कहां पर, जो मान लेते हैं जो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर पोर्शन है वहां पर एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। इतना यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रकार की बेरोजगारी देखते हैं हम, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, 5वां है ना। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतने बेरोजगारी तो हमने सोचा ही, इतना बेरोजगारी तो हमने सोचा भी नहीं था जितना सर ने हमको बेरोजगारी बता दिया। हम तो यही सोचते थे कि हमारे पास रोजगार नहीं तो हम बेरोजगार हैं, लेकिन अब ये भी क्लासिफाइड करना है कि हम कौन से टाइप्स के बेरोजगार में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। फ्रिक्शनल बेरोजगारी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाती है, एक जॉब को छोड़कर किसी दूसरे जॉब में जाता है, तो उस जॉब को जाते समय, है ना, उस जॉब को छोड़ते समय जब दूसरी जॉब में जाता है तो वहां तक जाते समय जो उसके पास ये टाइम रहता है जिसमें वो बेरोजगार रहता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी। जैसे एक व्यक्ति है, मान लेता हूं मैं, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है, अभी क्या चला है, सितंबर है ना। 1 सितंबर को इस व्यक्ति की जॉब छूट जाती है, या ये व्यक्ति क्या कर देता है, जॉब छोड़ देता है। या इस व्यक्ति को कहीं, मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली में इसे जॉब करता है, लेकिन इसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कहां पर, मान लेते हैं बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एक बेटर अपॉर्चुनिटी इसको मिल रही थी, सैलरी ज्यादा थी, और ये व्यक्ति बेंगलुरु के आसपास का था, तो इसको लगा कि वहीं पर मैं घर के पास भी चला जाऊंगा और सैलरी भी और जो अदर पर्क्स वगैरह हैं वो सब भी एक्स्ट्रा यहाँ से ज्यादा मिल रहे हैं, और जो वर्किंग लोड है या जो वर्किंग कंडीशन है वो भी यहाँ से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो 1 सितंबर को इसने नोटिस दिया कि मैं अगले 7 दिन में जॉब छोड़ कंपनी को, कि सर मेरे अब इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी रीजन वो देगा वो रीजन वो ऊपर देगा, और कहते हैं नोटिस पीरियड
7 दिन का नोटिस पीरियड दे दिया कंपनी को, 7 दिन का नोटिस पीरियड दे दिया कंपनी को। तो ये कब निकल गया यहाँ से? 7 सितंबर को, 7 सितंबर को यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग है इसकी 1 अक्टूबर से मान लेते हैं, क्योंकि बीच में इस सामान को ले जाएगा यहाँ से जहां रह रहा होगा, सारी चीजों को समेटेगा यहाँ से और बेंगलुरु जाएगा। तो ये जो 7 सितंबर से और 1 अक्टूबर तक, सॉरी 31 सितंबर तक, ये 30 सितंबर जो भी रहेगा, 1 अक्टूबर से पहले तक का जो इसके बीच में टाइम है, ये जो बीच में टाइम, यहां पर ये क्या रह जाता है? बेरोजगार। ये क्या रहता है? यहां पर बेरोजगार होता है, और इसी बेरोजगारी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी। अगर मैं इसको लिखवाना चाहूं लैंग्वेज में तो लिख लेना, एक रोजगार से दूसरे रोजगार, एक रोजगार से दूसरे रोजगार की प्राप्ति के मध्य का समय, प्राप्ति के मध्य का समय, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षणात्मक बेरोजगारी, संघर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, अब इससे आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये मेरे को पहली क्लास में पढ़ाना था, लेकिन मैं उस समय नहीं पढ़ा पाया था, तो अभी पढ़ा देता हूँ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पहली, फर्स्ट टाइप। पहला होता है कुछ विदेशिक संबंधों के आधार पर। यहाँ पर दो होते हैं, तो ओपन इकोनॉमी और दूसरी क्लोज्ड इकोनॉमी। एक तो ओपन इकोनॉमी और दूसरा क्लोज्ड इकोनॉमी। जो ओपन इकोनॉमी होती है वो क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ पर आयात और निर्यात क्या होता है? स्वीकार होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, अवेलेबल होता है या अलाउ होता है। मतलब क्या है? हम कुछ चीजें बाहर से मंगाते हैं और कुछ चीजें बाहर को दूसरे देशों को भेजती हैं, है ना? और इस प्रकार की इकोनॉमी जो होती है लिबरल इकोनॉमी होती है। इसका एग्जाम्पल जो है बहुत सारे हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं दूसरी इकोनॉमी की, क्लोज्ड इकोनॉमी की। यहाँ पर जो होता है, जो एक्सपोर्ट होता है या जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट और एंड एक्सपोर्ट, और क्या होता है? प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध होता है। और यहाँ पर कंजर्वेशन इकोनॉमी इसको कहते हैं, संरक्षणवादी इकोनॉमी इसको कहते हैं। इकोनॉमी इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्लोज इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कौन सा एग्जाम्पल? ब्राजील, ब्राजील है। नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन, बहुत मतलब ये कुछ कंट्रीज है। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं सब कौन सी? ओपन इकोनॉमी होते हैं। फिर चलते हैं दूसरे टाइप्स पर। दूसरा टाइप्स, दूसरा टाइप्स कौन?
दूसरा टाइप्स है हमारा संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज के आधार पर। पहला ए, एक होता है क्या, समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी कौन सा होता है भाई, जहां पर जो संसाधनों पर नियंत्रण रहता है वो किसका रहता है, सरकार का। रिसोर्सेस ऑन कंट्रोल या रिसोर्सेस बाय द गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं स्टेट बेस्ड इकोनॉमी, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी। जो इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है, उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। यूएसएसआर, चाइना, चाइना एक्सेप्ट। इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की बुक है, उस बुक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल, नाम याद रखना, दास कैपिटल किसके, कार्ल मार्क्स की एक बुक है दास कैपिटल। यहां पर इसके बारे में बताया गया है। ये समाजवाद की, इसको बाइबल भी कहा जाता है, लिख देता हूं यहां पर। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, समाजवाद की बाइबल। समाजवाद की बाइबल इसको कहा जाता है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और जो तीसरे प्रकार, दूसरे प्रकार की हमारी इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसकी क्या करेंगे भाई बात, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। जो संसाधन है उन पर नियंत्रण किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है, मतलब निजी, निजी मतलब कंपनी पर जो होगा वो लोगों का यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल होता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका होता है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ कमाना, आर्थिक लाभ कमाना, आर्थिक लाभ कमाना।
ठीक है, यहाँ पर जो प्राइस होते हैं और जो प्रोडक्शन होता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वहां पर प्राइस और प्रोडक्शन सबका निर्धारण कौन करता है? स्टेट करता है। मतलब किस व्यक्ति को कितना प्राइस पर कौन चीज उत्पादन करना है और कितना उसका उत्पादन करना है, मतलब क्वांटिटी भी और उसकी क्वालिटी भी और उसका प्राइस भी सब कौन कंट्रोल करता है? स्टेट कंट्रोल करता है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, वहां पर प्राइस मतलब कीमत और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन पर नियंत्रण जो होता है वो निजी क्षेत्र का होता है। इसका निजी क्षेत्र का होता है। ये क्या करते हैं? ये डिमांड करते हैं मार्केट पावर पर। मार्केट पावर पर, बाजार की शक्ति। बाजार की शक्तियों का मतलब क्या भाई? दो चीजें, एक तो कितना डिमांड है, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है। कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा किया जाएगा और प्राइस भी ज्यादा रखे जाएंगे। अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्रोडक्शन थोड़ा कम किया जाएगा और प्राइस भी क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। जैसे मैंने इन्फ्लेशन बताया था कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं, तो मतलब क्या है कि प्रोडक्शन या सप्लाई कम होती जा रही है ना। इन्फ्लेशन उसी को तो कहते हैं। तो सेम चीजें यहां भी वही काम करती हैं। और इस प्रकार की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? बाजार बेस्ड इकोनॉमी। यहां लिख देता हूं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज को कहते हैं। मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज को कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलो फिर से एक और चीज समझाता हूं आगे। एक चीज यहां पर लिखता हूं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं आपको बता दूंगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ते हैं, है ना। वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहले ही इन्फ्लेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, जो ये प्रकार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक नाम है, मुझे नहीं लगता कि आप इस नाम से अभिन्न होंगे, मतलब आप समझते नहीं होंगे इस नाम को। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। इनकी एक बुक है, या इनको बुक ये क्या है? ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिस्ट जो किसकी बात करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थन करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स किसकी बात कर रहे हैं? समाजवादी की, सोशलिस्ट की। और ये किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटलिस्टिक। इनकी एक बुक है 1700 सॉरी 7759 में इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या है? मोरल सेंटिमेंट्स। मोरल सेंटिमेंट। एक और बुक इन्होंने लिखी है 1776 में, 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, या ऐसे लिख सकते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन। ये मैं आपको पढ़ा चुका था पहले। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। ओके, स्कॉटलैंड के। और इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो वो बता सकते हैं।
अब तीसरे प्रकार के, इस प्रकार के एग्जाम्पल कौन से हैं? यूएसए है ना, यूएसए है, कनाडा है, सब किस में आएंगे? वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएंगे, क्योंकि उनको आपने देखा होगा उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यापार होता है। ना कोई दोस्त होता है, ना कोई कुछ, कोई सेंटिमेंट्स वहां पर काम भी नहीं करता। जो मोरल सेंटिमेंट्स इन्होंने लिखा हुआ है बुक, इन्होंने इस बुक में यही चीजें बताया है कि व्यापार में कोई भी सेंटिमेंट्स काम नहीं करते हैं, बस आपका प्रॉफिट काम करता है। आपका प्रॉफिट जहां होगा आप वहां रिश्ते बनाए, वहां उन जो प्रॉफिट कमाया है उसको अपने व्यापार में बढ़ाने के लिए आगे उसको यूज करें, फिर से वहां से प्रॉफिट कमाएं, फिर से वहां से क्या यूज करें, फिर से वहां उसको यूज करें, फिर से प्रॉफिट करें। तो इस बुक में इन्होंने यही बताने की कोशिश की है, मोरल सेंटीमेंट। द वेल्थ ऑफ नेशन में बताया इन्होंने कि जो नेशन है उनके बारे में, तो उनकी इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बताया गया तो सीधी सी बात है इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बताया होगा, और थोड़ी कुछ बताएंगे। और इन्होंने जब मोरल सेंटीमेंट्स लिखा तो उसमें इन्होंने बताया ही था कि दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखती है, आपको अगर किसी के साथ रिलेशन बनाना है, रिलेशन मतलब संबंध, बायलैटरल बता रहा हूं, तो उसे व्यापारिक हो सकते हैं, जहां आपका प्रॉफिट होगा वहां पर आप रिलेशन बनाए, रिश्ते बनाए। जैसे हम ही में से कुछ लोग होते हैं जहां पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, परदेसी लोग क्या करते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? झट देसी ना उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। चलो आगे की बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये किसने दी है? एक इकोनॉमिस्ट है, जेएम कीन्स, जेएम कीन्स, इन्होंने इसको दिया है। जब पहले क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने, वहां जेएम कीन्स की कुछ बुक भी लिखवाई थी, उसको भी आप रिकॉल कर लें। डन। यहां पर क्या होता है, जो रिसोर्स होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स का मतलब मीन ऑफ प्रोडक्शन, जो तो उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के जो साधन है, उन पर जो ऑनरशिप राइट रहेगा वो सरकार का भी रहेगा। सरकार का मतलब गवर्नमेंट का भी रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। सरकार का भी रहेगा और प्राइवेट भी ऑनरशिप वहां पर रहेगा, निजी। ठीक है। तो जो इसका उद्देश्य होता है, जो इसका उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जो इसका उद्देश्य होता है उसका क्या होता है कि जन कल्याण के साथ साथ आर्थिक लाभ कमाना। जन कल्याण के साथ आर्थिक लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे इंडिया है, जैसे इंडिया जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया कि जहां पर हम सक्षम है अपने आप खुद प्रोडक्शन करने, वहां पर खुद से करेंगे, खुद हम लोग गवर्नमेंट करेगी, और जहां पर प्राइवेट सेक्टर की जरूरत होगी वहां पर हम प्राइवेट सेक्टर से मदद भी लेंगे। क्या करेंगे? वहां से उसकी मदद भी लेंगे। तो ये तो हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी के जो कंट्रोल था रिसोर्सेज का आधार पर। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट।
विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर 3 प्रकार की इकोनॉमी पाई जाती है भाई। चलो, पहला, एक इकोनॉमी होती है डेवलप, डेवलप मतलब विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है अंडर डेवलप, अंडर डेवलप, अंडर डेवलपिंग कर देंगे ना। और यहाँ पर होती है डेवलपिंग। ठीक है, यहाँ भी इकोनॉमी है। जो डेवलप इकोनॉमी होती है, जो डेवलप इकोनॉमी होती है, यहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं पीसीआई। क्या बोलते हैं इसको? पीसीआई बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है। और यहां पर जो सर्विस सेक्टर होता है, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी क्या होता है? वो भी ज्यादा होता है। गरीबी कम होती है, बेरोजगारी भी कम होती है, रोजगार ज्यादा होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड होता है, अच्छा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, गुड होता है। और जो बात करते हैं हम अंडर डेवलप की, अंडर डेवलपिंग की, तो यहां पर जो प्राइमरी सेक्टर है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा होता है। पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है ना। और जो बेरोजगारी है, वो भी क्या होता है? वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। और जो पर कैपिटा इनकम होता है, वो भी कम, बहुत ज्यादा कम होती है। अब बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री पर। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहता है सबसे ज्यादा, वो मेनली रहता है इंडस्ट्री से या सेकेंडरी सेक्टर। इसका सेकेंडरी सेक्टर का। और जो पर कैपिटा इनकम यहाँ रहती है, वो कम रहती है। जो ये इस तरह की कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज, ये वाली डेवलप कंट्रीज, यहाँ पर कौन से आते हैं मेनली? कहाँ से लिखूं, कहाँ से लिखूं? इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। चलो इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ लिख देता हूँ मेनली यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, ईटीसी। और जो अंडर डेवलप कंट्री है, इसमें कौन से आते हैं? मेनली अफ्रीकन कंट्री, मेनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो होते हैं कंट्रीज वो आते हैं। और जो इस तरह से आते हैं, इसमें कौन से? मेनली इंडिया या एशिया वाले, इंडिया कंट्री। तो ये तो था हमारा यहां तक का। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है, जापान की कितनी है, और इन सब की कितनी कितनी पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट लिखते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तीन क्लासिफिकेशन में आपको यहाँ पर बना लेता हूं। पढ़ा चुका हूं तो इसको रहने देते हैं।
इकोनॉमी का हो जाता है यहाँ से समाप्त हमारा टॉपिक, क्लास समाप्त हो जाती है इकोनॉमी की। जो सिलेबस था ये मैंने आपको सारा कुछ सिलेबस अच्छे से कवर करा दिया है, इसके बाहर कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। अब जितने दिन मैंने आपको क्लास पढ़ाया है, कल ही जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है। तो जब मैंने आपको टैक्स स्लैब लिखवाया था 0%, 5% और 12%, 18% और 28%, वहां पर कुछ चीजें 5% से 0% में लाई गई हैं, कुछ चीजें 0 से 18 में कर दी गई। मतलब जो चीजें थी वो क्या कर दिए हैं, इधर उधर कर दिए। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर कोई स्लाइड होगी तो मैं उसको बता देता हूँ कि आपको कहाँ चेंज करना है। चलो इसमें नहीं है, आपको क्या चेंज करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने टैक्स स्लैब लिखवाया था जीएसटी का, ये क्या है आपका होमवर्क है ना। जो जीएसटी टैक्स स्लैब है, मैंने वहां पर कुछ 0%, 5, 12, 18 और 28% में कुछ चीजें समझाई थी ना। तो उस समय तक वो था, लेकिन कल से यहाँ से चेंज कर दिया है। तो कुछ चीजें यहाँ से यहाँ ला दी गई हैं, कुछ चीजें यहाँ से यहाँ ला दी गई हैं, कुछ चीजें यहाँ से यहाँ ला दी गई हैं, कुछ चीजें यहाँ से यहाँ से यहाँ ला दी गई। मतलब ये सारा चीज यहाँ पर कर दिया। तो जैसे मैंने बताया था कि जो जैसे मिल्क है, जो खुला है, पैक्ड नहीं है, वो 0% पे था। और जो पनीर है वो 12% में था। तो उसमें कुछ चेंज कर दिए हैं, तो वो चेंज आपको देखना। मतलब कुछ चीजें यहाँ से यहाँ ला दी गई हैं, कुछ चीजें यहाँ से यहाँ, कुछ चीज इसका रिवर्स कर दिए गए, कुछ चीजें यहाँ से यहाँ और कुछ चीजें यहाँ से, कुछ यहाँ से यहाँ ला दी। इन सारी चीजों को आपको देख लेना है। बस इकोनॉमी का सिलेबस यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। अब जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे वो डिस्कस करने करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटी सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पर पॉलिटी को पढ़ना कैसे, कौन कौन से रिसोर्सेस रहेंगे, उन सारी चीजों की पहली क्लास में एकदम से होगी। फिर उसके बाद जो भी चीजें रहेंगी उसको आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। क्लास बाइलिंगुअल मोड में चलेंगी उसकी भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं इसका पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। ये मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पीडीएफ बनानी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए।
चलो